जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं हर सेट में, जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है और सेट 1 हो गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आरपीएफ एसआई का भी जीके जीएस का वीडियो डाला गया है, जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में दोनों का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आरपीएफ एसआई का अलग है और कांस्टेबल का अलग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? टिंडल प्रभाव। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से सभी सदस्य लोकसभा से संबंधित रहते हैं। और प्राक्कलन समिति में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा से होते हैं और 30 सदस्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप। कौन सा शब्द है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है? ड्रॉप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति का समय होता है कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चालुक्य वंश के। किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो चालुक्य वंश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? तो ये प्रोटॉन की। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। यानी परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। और प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है। किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? सोना को। सर्वाधिक तन्य धातु किसे कहा जाता है? सोना को। इसके बारे में समझिएगा। वह तन्य धातु किसे कहते हैं? वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादर में ढाला जाता है तन्यता कहलाती है। और वह गुण जिसके कारण उन्हें तारक रूप में खींचा जा सकता है उसे भी तन्यता कहते हैं। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम सोना से जो है हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इसीलिए सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सोना। आगे देखते हैं। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डैश और डैश उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला में पदार्थ और त्वरण, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल, यहाँ हो जाएगा पदार्थ और यहाँ हो जाएगा त्वरण। पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटाया दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब होगा 8 होगा या 9 है? क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी फसल कौन सी है? तो देखिए, रबी फसल जो है इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो देख लीजिए ऑप्शन से ही कौन है रबी फसल। गेहूं ही है एक जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो गेहूं है रबी फसल। इसकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और
मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे ही रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, इसका और उदाहरण हो जाएगा सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये सब रबी फसल के ही उदाहरण है। जवादी और सेबरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। जवादी और सेबरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आवृत्ति द्वारा। ध्वनि की जो गुणवत्ता है इसके आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर आवृत्ति में वृद्धि के साथ पिच बढ़ती है, अगर आवृत्ति में वृद्धि होगा तो पिच बढ़ेगा, और आवृत्ति में कमी होगी तो पिच भी इसके साथ कमेगी यानी घटेगी। आवृत्ति में वृद्धि तो पिच भी वृद्धि, और आवृत्ति में कमी तो पिच भी कम होगा, घटेगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल, जो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया था। कौन था? गोपाल। और इसका उत्तराधिकारी हुआ था धर्मपाल, गोपाल का उत्तराधिकारी। आगे है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 14, मलिंद पन्नु पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मलिंद पन्नु पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह दूसरी से पहली शताब्दी ईसा में लिखा गया था, जो शुरू में संस्कृत में लिखा गया था, और यह 1954 में छठी बौद्ध परिषद में प्रकाशित हुआ था। मलिंद पन्नु पाठ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। कौन किया था? तो वास्को डी गामा। पुर्तगाली, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने, जब वह मलाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहली बार भारत आया था 17 मई 1498 को। क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबॉल खेल को डैश कहा जाता है? हैंडबॉल खेल के खेल को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के खेल को कोर्ट कहा जाता है। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? हड़प्पा संस्कृति में। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर है। और यही पूछा है पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो हड़प्पा संस्कृति में। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? हवा से फैलने वाली बीमारी कौन है? तो कोविड-19 हो जाएगा। ये जो है कोविड-19 हवा से फैलने वाली बीमारी है। कॉलरा एक जीवाणु जनित रोग है। कॉलरा एक जीवाणु जनित रोग है जो दूषित पानी एवं भोजन से होता है। कॉलरा जीवाणु को विब्रियो कैलोरी के नाम से जाना जाता है। विब्रियो कैलोरी के नाम से कॉलरा को जाना जाता है। लेकिन कोविड-19 जो हवा द्वारा फैलने वाला संक्रमण बीमारी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो यह पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? तो सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी इसका आंसर हो जाएगा।
सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन एक ही इसका आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे, जो कब जीते थे? 2004 में। आगे है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत कौन आता है? गृह मंत्रालय। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है? तो थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से, और अगर यहाँ भोर घाट रहता तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोर घाट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट से ईरानी कप, ये तो क्रिकेट से है। कलिंग कप ये नहीं है, क्रिकेट से ये संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर कलिंग कप हो जाएगा। ये फुटबॉल से संबंधित है, जबकि ईरानी कप क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से है और देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। कलिंग कप फुटबॉल से है। फुटबॉल से और संबंधित कप है डुरंड कप, फीफा विश्व कप, ग्रे कप, ये सब याद रखिएगा। और फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है? तो पुरुष में XY दोनों होता है, महिला में सिर्फ XX और पुरुष में XY दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, इसका आंसर हो जाएगा। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव उदयन ने रखा था। उद्यान, पाटलिपुत्र की नींव उद्यान ने रखा था। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 32, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन, नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर जो है, ये नाइजर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। और जिम्बाब्वे जो है, ये दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। दोनों अफ्रीका में है, ये पश्चिमी अफ्रीका में है और ये जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डैश होते हैं? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से
अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? एक कौन सा नदी जो है बंदरगाह नदी है? तो कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? बिहार राज्य में। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में, और बिहार के साथ साथ ये नेपाल में भी प्रचलित है मधुबनी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 37, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? आवाज़। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहते हैं, और एक ध्वनि में एक आवृत्ति होती है जिसे टोन कहते हैं। टोन, TONE, ये वाला टोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? अटलांटिक महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है, लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होने के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी है। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 377 है, और इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा 31.100% होगा। अगर 2011 के टोटल जनसंख्या के अनुसार निकालेगा प्रतिशत में तो इतना होगा। और प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है ये देख लीजिए। जैसे जितना का निकालना है वो ऊपर रखिएगा, कुल नीचे में कुल रखिएगा, और कुल में से जितना का निकालना है ऊपर और गुना 100, ऐसे प्रतिशत निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा छोटा करते हैं तब दिखेगा। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? क्रमिक मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? क्रमिक मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत के अधीन आता है? क्रमिक मंत्रालय। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा सी का। और इसकी स्थापना है 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और ये जो कार्मिक होता है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पूर्वालोकन के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर। और नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर और नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पेड़। वृक्षासन में क्या स्थिति दर्शाता है? तो पेड़। डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। डोलू कुनीथा डैश में एक प्रचलित लोक संगीत परंपरा है। यानी डोलू कुनीथा कहाँ का प्रचलित है? देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डोलू कुनीथा न था, डोलू कुनीथा जो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना डैश में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। इसका डेट पूछता तो डेट के साथ 12 अक्टूबर, छोटका डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस को। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है?
पीसी महालनोबिस को। क्वेश्चन नंबर 46, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं वैसे बाजार को अल्पाधिकार कहते हैं। भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार जो है भारतीय खाद्यान्न निगम के माध्यम से, भारत सरकार किसके माध्यम से? भारतीय खाद्यान्न निगम यानी भारतीय खाद्यान्न निगम FCI इसे बोलते हैं, के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2005 में। छोटका डेट के साथ पूछता तो याद रखिएगा 25 अगस्त 2005 को। क्वेश्चन नंबर 49, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें सिकंदर विजय हुआ था, सिकंदर जीत गया था। लास्ट क्वेश्चन है, किस विधायक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधायक के द्वारा। किस विधायक के बिना सरकार भारत के संचित विधि से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के द्वारा। और विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 266 में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। सेट नंबर 3 होगा अब। जय हिंद, भारत माता की जय।